अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है जिसको हमने डिस्कस करना है फ़िलासफ़ी में, वो है हमारे पास डिसिप्लिन, टाइप्स एंड प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन। हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिसिप्लिन को, एकेडमिक लर्निंग, इनको डिस्क्राइब किया था, इनको ब्रीफली एक्सप्लेन किया था और इसका कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश की थी। आज का टॉपिक है हमारा डिसिप्लिन से रिलेटेड, तो हम कोशिश करेंगे कि इसका कॉन्सेप्ट लेने की कोशिश करें और इसको समझें। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन इन एजुकेशन। School discipline refers to the rules and strategies applied in schools to manage student behavior and practice used to encourage self-discipline. School discipline addresses school-wide, classroom and individual students' needs through broad preventions, targeted interventions and development of self-discipline. बेसिक बात डिसिप्लिन की जा रही है, मतलब कि इट इज़ ऑर्डरली ऑब्ज़र्व, ठीक है, इट इज़ ऑर्डरली बिहेवियर, ऑब्ज़र्व ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस। ये एक ऑर्डर है, ठीक है, जो कि हमें रूल्स और रेगुलेशंस को ऑब्ज़र्व करना है, हमें फॉलो करना है रूल्स को और रेगुलेशंस को। इसके जो भी असूल हैं, आपके स्कूल में किस स्ट्रेटजी के तहत आपको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, ठीक है। अब एक टीचर है, वो क्लासरूम में आती हैं, उनकी अलग स्ट्रेटजी है कि उन्होंने अपनी क्लास को मेंटेन किस तरीके से करना है, उन्होंने अपनी क्लास का डिसिप्लिन किस तरीके से मेंटेन करना है, ठीक है। अगर स्टूडेंट अपना बिहेवियर, अपना डिसिप्लिन बिल्कुल ठीक रखते हैं, अपने रवैये जो हैं वो ठीक रखना शुरू हो जाते हैं, वो टीचर के बताए हुए तरीक़ों पर अमल करते हैं, तो फिर उनकी हौसला अफजाई की जाती है, उनकी खुद की जो होती है ना नज़्म व ज़ब्त जो होती है उसकी हौसला अफजाई होती है, उसको मोटिवेट किया जाता है। और क्या है कि स्कूल में, आपकी क्लासरूम में, आपके होल स्कूल में, आपके क्लासरूम में आप इंडिविजुअली तौर पर, ठीक है, या इंडिविजुअली तौर पर आपको अगर कोई भी डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है, ठीक है, अगर आप तरक्की करना चाहते हो तो नज़्म व ज़ब्त जो है ना उसको अपनाना सीखना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी लाइफ में डिसिप्लिन होगा, अगर हमें पता होगा कि हमने किस जगह पर किस तरह का बिहेवियर करना है, कहाँ पर किस तरह से रहना है, तो हम लोग अपनी लाइफ को, हम लोग उस टाइम जहाँ जिस भी मकाम पे काम करें तो वो हम अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो क्या बात की जा रही है यहाँ पर कॉन्सेप्ट में, एक बिजनेसमैन है, अब वर्कर्स हैं उसके अंडर, ठीक है, अब वर्कर्स काम करें, अब उसने क्या स्ट्रेटजी बनाई है कि मैंने किस तरीके से इस पूरे जो भी उसके वर्कर्स हैं, जो उसका अमला है पूरा, जिस पे वो काम कर रहा है, जिसके साथ वो मिलकर काम कर रहा है, उसको किस तरीके से मेंटेन करना है, किस तरीके से उनको बताना है कि मेरे ऑफिस के, मेरे बिज़नेस के कुछ रूल्स हैं, इनको फॉलो करते हुए हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। जो उस रूल्स को ब्रेक करेंगे डेफिनेटली उसको पनिशमेंट मिलेगी या उसको उस जगह पे कुछ भी बताया जाता है। वरना क्या होता है, अगर बिज़नेस में आप रूल्स के अगेंस्ट चल रहे हो और आप एक कंपनी में काम कर रहे हो, तो आपको वो क्या करते हैं, उसी टाइम ही आपको बहुत कुछ सुनना पड़ जाता है। तो क्या बात आ जाती है कि हम लोगों को जब पता होगा कि आखिर हमने डिसिप्लिन मेंटेन कैसे करना है और डिसिप्लिन है क्या, तो फिर ही हम उस चीज़ पर काम कर सकेंगे। स्कूल में हमें हर तरह से बताया जाता है, आपका जो स्कूल टाइम पीरियड है ना, उसमें बताया जाता है कि आपने डिसिप्लिन कैसे मेंटेन रखना है, आपने किस तरीके से लर्निंग लेनी है, आपने किस तरीके से समझना है चीज़ों को। जब हम उन चीज़ों पर फोकस करते हैं, उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं, तो डेफिनेटली हमें आगे अपनी लाइफ में, अपनी यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज, जिस भी इदारे में आप जाना चाहते हो, जिस भी इंस्टीट्यूशंस में आप जाना चाहते हो, या जैसे आगे आपकी फ़र्दर स्टडीज़ हैं, उसमें आपको बहुत हेल्प आउट होती है। तो इस पूरे कॉन्सेप्ट में, इस डिसिप्लिन में यही बात बताई गई है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास, एग्जांपल है, स्कूल सिस्टम सेट रूल्स एंड इफ स्टूडेंट ब्रेक दीज रूल्स दे आर अ सब्जेक्ट टू डिसिप्लिन. These rules may, for example, define the accepted standard of school uniform, punctuality, social conduct, and work ethics. The term discipline is applied to the punishment that it is the consequence of breaking the rules. अब देखो, स्कूल के लिए ना, स्कूल में जब हम जाते हैं, अब यहाँ पर हम एक बच्चे की, एक स्कूल गोइंग चाइल्ड की बात कर रहे हैं, उसके लिए स्कूल में क्या होता है, रूल सेट किए जाते हैं। अगर वो उसको तोड़ेगा, अगर वो उस असूलों को, उस रूल्स को तोड़ेगा, तो वो नज़्म व ज़ब्त
के मुताबिक काम नहीं कर रहा है तो ये डिसिप्लिन है कि उसने उसके मुताबिक काम ही नहीं किया। अब देखो रूल्स क्या हैं, आपके स्कूल के डिफरेंट रूल्स होंगे। आपको कहा जाएगा कि आपने वक्त पर आना है, अगर आप वक्त पर नहीं आओगे तो आपको स्कूल के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। वो क्या होगा, वो आपने उस क्या कहते हैं उस रूल को फॉलो नहीं किया तो आपको उस चीज़ की पनिशमेंट, उस चीज़ की सज़ा मिलेगी। तो क्या है, जब आपने रूल्स को फॉलो करना है तो क्या चीज़ आ जाएगी उसमें, आपके स्कूल की स्ट्रेटजी के मुताबिक, आपके स्कूल के जो भी रूल्स रेगुलेशन है, जो पॉइंट्स हैं, जिस स्ट्रेटजी के थ्रू आपका पूरा डिसिप्लिन मेंटेन है उसके थ्रू आपने चलना है। अब प्रॉपर यूनिफॉर्म होना चाहिए, वक्त पर स्कूल आना चाहिए, किस तरीके से आपने क्लास में बैठना है, लोगों से बात करनी है और किस तरीके से अपने अखलाकियात को बेहतर करना है, उसकी जो वजाहत है ना वो कैसे कर सकते हैं, ये बेसिक बात बताई गई है। अब क्या है कि ये जो टर्म है ना हमारे पास डिसिप्लिन की, इस्लाह ज़ब्त है, ठीक है, मतलब ज़ब्त है डिसिप्लिन। इस पर सज़ा होती है जब कायद को, जब किसी कवानीन को, जब किसी आपको जो रूल्स दे दी गई उसको ब्रेक किया जाता है, उसको तोड़ने का नतीजा होता है, ठीक है। आपको क्या होती है, सज़ा मिलती है। आपने अपने स्कूल में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं किया, मतलब आप ना वक्त पर आए, ना आपने अपना प्रॉपर यूनिफॉर्म पहना, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। ऐसा होता है ना जब हम लेक्चर याद नहीं करके जाते हैं तो भी हमें पनिशमेंट मिलती है, क्योंकि वो टीचर ने अपनी क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कहा था कि मुझे कल लेक्चर चाहिए, मतलब मुझे कल, मैं आप लोगों से सुनूंगी, जिस वो समझा रही हैं आपको कि आपने किस तरीके से पढ़ना है, किस तरीके से नॉलेज गेन करना है। तो क्या है, आपने उस चीज़ को फॉलो ही नहीं किया, उस मैम के रूल को फॉलो नहीं किया, तो आपको नेक्स्ट डे पनिशमेंट भी मिल सकती है। तो इसलिए रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाते हैं, हमारे पास टाइप्स हैं, 2 टाइप्स हैं हमारे पास, पॉजिटिव डिसिप्लिन एंड नेगेटिव डिसिप्लिन। हमारे पास बहुत ऐसी टाइप्स हैं डिसिप्लिन पे, पर ये 2 मेन पॉइंट हैं, मेन टाइप्स हैं जिनको हम आगे ब्रीफली डिफ़ाइन करेंगे। अब जैसे कि पॉजिटिव से डिसिप्लिन से पता चला आपका मस्बत जो भी आपका डिसिप्लिन है। अब यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल को कोट करेंगे। सबसे पहले आप बिज़नेस में अपना 100% दे रहे हो, ठीक है। आपने उस बिज़नेस के जो रूल्स हैं उसको फॉलो किया, उस पर काम किया, उसके लिए आपको क्या किया गया, आपका जो भी बॉस था उसने आपको मोटिवेट किया, उसने आपको अप्रिशिएट किया, क्योंकि आपने रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक काम किया, रूल्स रेगुलेशंस को मद्देनज़र रखते हुए काम किया। तो उस पर क्या चीज़ आ जाएगी, उस पर ये होगा कि आपको नेक्स्ट फर्दर किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में आपको मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि आपने उस चीज़ पर आपने डिसिप्लिन को मेंटेन किया। आपने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जिससे आपकी जो कंपनी है उसमें आपको डिग्रेड किया जाए, आपको पनिशमेंट दी जाए। तो क्या है, अगर आप अपना पॉजिटिव बिहेवियर रखते हो लोगों के साथ, अपनी पूरी टीम मेंबर के साथ या अपने लोगों के साथ, तो क्या है, आपको उस चीज़ का प्राइज़ भी मिलता है, ठीक है। उस चीज़ का प्राइज़ इस सेंस में मिलता है कि आपको जो लोग हैं वो आपको डिफरेंट ओपिनियंस दे देते हैं जब आप किसी ऐसी मुश्किल में होते हो या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जो आपसे सॉर्ट आउट नहीं हो रही है। आप जब शेयर करते तो लोग आपको अच्छे से अच्छा कोई ना कोई पॉइंट, कोई ना कोई बात ऐसे समझा देते हैं जिससे हम उस मुश्किल से निकल सकते हैं। तो यही बात आ जाती है पॉजिटिव डिसिप्लिन में। आप एक स्कूल गोइंग चाइल्ड हो, आप यूनिवर्सिटी गोइंग हो या कॉलेज गोइंग हो, अगर आपने अपना पॉजिटिव बिहेवियर नहीं रखा, अगर आपने डिसिप्लिन अच्छा नहीं रखा, तो आपका जो आप तालीम ले रहे हो उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है आप पर, ठीक है। तालीम हमें सिखाती यही है कि हमने किस तरीके से रहना है, ठीक है, किस तरीके से। बहुत से लोग तालीम हासिल करते हैं, इल्म हासिल करते हैं जॉब करने के लिए, और कुछ लोग करते हैं कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ पता चल जाए कि तालीम है कि वो हमें क्या सिखाती है। तो बेसिक चीज़ ये होनी चाहिए कि हम क्या सीख रहे हैं उस चीज़ से। It is a reformative approach wherein the workers is motivated to work himself and is ready to obey the rules. This approach encompasses creating an attitude and organizational culture or climate wherein the employees on their own conform to rules and regulation firm.
Again, hence its result is the respected of for company rules, goals, supervisor and fellow workers. It also develop team spirit, boost moral एंड इंक्रीज कॉपरेशन. अब ये यहाँ पे बात की जा रही है, ये एक इस्लाही नुक्ता नज़र है, ठीक है, कि जिस भी वर्कर, जो भी आप कारकुन है, आपका जो भी अमला है, या जिस भी चीज़ में आप काम करें, ख़ुद काम करने के लिए तरगीब देता है. आप खुद अपने लिए डिसिप्लिन मेंटेन कर लेते हो, खुद आप अपने लिए रूल्स देख लेते हो, पाबंदी कर लेते हो, पाबंदी के लिए तैयार होना कर लेते हो, तो क्या होता है, आपको बेनिफिट होता है. इस नुक्ता नज़र में जो दिस अप्रोच आप की कोई ऑर्गेनाइजेशनल है, ठीक है, आपकी जो तंजीमी सकाफ़त है या माहौल पैदा करना में जो शामिल है, उसमें जितने भी मुलाजमीन हैं, जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, अपने तौर पर बनाए गए कवानीन पर क्या करते हैं, के मुताबिक काम करते हैं, ठीक है, तो ही वो उस चीज़ से गुजर सकेंगे, तभी वो सर्वाइव कर सकेंगे. हम दूसरों के रूल्स पर बहुत कम चलते हैं, क्योंकि हमें ऑर्डर सुनने का ना होता नहीं कि हम ऑर्डर सुनेंगे तो मेरी अपनी नहीं चलेगी. इसलिए क्या होता है कि कुछ लोग अपनी कंपनी के ऑर्डर्स को फॉलो करते हैं और साथ ही साथ वो कुछ अपने लिए भी ऐसे डिसिप्लिन, ऐसी पाबंदियाँ आयद कर लेते हैं जिससे उनको उनकी पर्सनल लाइफ या उनकी अपनी आगे जाने वाली ज़िंदगी में बहुत बेहतर हो जाए, बहुत कोई बेनिफिट दे जाती है, या कोई ऐसा पॉइंट मिल जाता है जिससे आप अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजार सकते हो, ठीक है. अब इस जो भी आपका रिज़ल्ट आता है आपकी रिस्पेक्ट फॉर कंपनी से, आप अपने सुपरवाइज़र, अपने उस रूल्स के साथ, अपने जो वर्कर्स हैं, अपने आपके जो साथी हैं, पूरा जो वर्कर्स वाला आपका अमला है, आपके जो साथी हैं, उनके एहतराम किस तरीके से करना है, रिस्पेक्ट कैसे करनी है, कंपनी के रूल्स को फॉलो कैसे करना है, क्यों करना है, तो ये सब कुछ क्या आ जाता है, ये इसी में आता है. आपका पॉजिटिव बिहेवियर चेक किया जाता है. ये टीम की टीम डेवलपमेंट होती है, इसमें आपकी फ़रोग़ देती है, आपकी टीम स्पिरिट होती है, हौसला बढ़ता है और ताउन को बढ़ाता है. जब आप अच्छा बिहेवियर रखोगे, जब आप अपने लिए एक सेट कर लोगे एक स्ट्रेटजी अपने डिसिप्लिन के तहत, तो आपके अंदर जो ताउन है ना, दूसरों के साथ किस तरीके से ताउन बढ़ाना है, किस तरीके से आपकी हौसला अफजाई होगी, तो उसमें ये बहुत अहम किरदार अदा करती है. नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव डिसिप्लिन. It is a progressive or corrective approach to discipline in which warning or notice regarding the punishment for violation is given to the employee. Here more stress is given to the punishment rather than bringing change in the attitude of the employees. अब यहाँ पे बात की जा रही है कि ये जो नज़्म व ज़ब्त है, नेगेटिव डिसिप्लिन का जो एक वर्कर है, ठीक है, अगर वो रूल्स को फॉलो नहीं करा और प्रॉपर एक स्ट्रेटजी के मुताबिक काम नहीं करा, डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करा, तो उसको वार्निंग दे दी जाती है, ठीक है. उस मुलाजिम को कि जो उसने ख़िलाफ़ वर्जी की थी, उसने अपने उस रूल्स की या जो भी उसको बताया गया था उसके अगेंस्ट वो गया था, उसके मतलब उसको वार्निंग या नोटिस दे दिया जाता है, ठीक है. यानी कि मुलाजिम के उसको रोकने के लिए या तब्दीली लाने की बजाय सज़ा पर ज़्यादा जोर दिया जाता है. अगर हम सोचें कि ये कितना गलत है, हम उसको फ़ौरन ही अगर कहते हैं कि आप इस कंपनी से निकल जाओ, उसकी एक छोटी सी गलती थी, ठीक है, उसने अपना उस रूल को फॉलो नहीं किया उस कंपनी में, तो क्या बात हो गई, उसको उस कंपनी से निकाल दिया, ये सज़ा उसको दे दी गई. अगर हम उस चीज़ को समझें कि हम इसको तब्दील भी तो कर सकते हैं ना, हम उसको समझा भी सकते हैं, तो उसको थोड़ा सा बता देना चाहिए कि आपने इसको फॉलो करना ही करना है, तो ही हम इस कंपनी को आगे लेकर चल सकेंगे. तो बेसिक अगर हम इस चीज़ पर फोकस करें तो हम लोग बहुत ज़्यादा कामयाब हो सकते हैं. तो हमारा डिसिप्लिन एक जो वे पर चल सकता है. तो क्या उसका मकसद सिर्फ पनिशमेंट का मकसद ये होता है कि आप उससे सीख सको. कुछ लोग समझ लेते हैं कि वो खौफ या सज़ा जो है उसके लिए दी जा रही है ताकि वो बॉस के आए और डर के रहे, तो ना तो कोई काम हो ना कुछ हो. तो हमेशा जो लीडर होता है ना, वो अपने टीम को साथ लेकर चलता है, उनमें कोई भी ऐसी
नेगेटिविटी की बात नहीं करता, कोई ऐसा बिहेवियर नहीं रखता जिससे जो वर्कर्स हैं वो उससे कोई भी बात करते वक्त हिचकिचाएँ, ठीक है। इसीलिए पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव डिसिप्लिन, पॉजिटिव बिहेवियर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो नेगेटिव बिहेवियर में बेसिक यही बात की गई है कि अगर आप किसी रूल को ब्रेक कर देते हो तो उसकी आपको डायरेक्ट पनिशमेंट मिल जाती है। जैसे आप लेसन याद नहीं करके जाते हो, आपको डायरेक्ट पनिशमेंट में क्या मिल जाता है, मैम आपको खड़ा कर देती हैं या क्लास से बाहर निकाल देती हैं। तो ये पनिशमेंट दी जाती है। पनिशमेंट इसलिए दी जाती है ताकि हम उस चीज़ से सीखें, ना कि वो हम उससे खौफ अपने ऊपर तारी कर लें या ये आखिरी वार्निंग समझें कि इसके बाद तो मुझे कुछ होगा ही नहीं ना, या कुछ मिलेगा ही नहीं। तो बेसिक पॉइंट ये था। अब पीछे जितना हमने पढ़ा उसमें क्या बात की जाती थी, उसमें हम लोग जो डिसिप्लिन है वो सेल्फ कंट्रोल्ड है, स्टैंडर्ड बिहेवियर एंड वेल ड्रेस्ड होना। मतलब कि स्टैंडर्ड बिहेवियर क्या होता है, आपका वेल ड्रेस्ड होना। अब जब आप एक अच्छे सूट में आओगे, अच्छे सूट में अपने कंपनी में जाओगे या अच्छे तरीके से काम करोगे तो आपका स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, आपका बिहेवियर भी अच्छा होना चाहिए। तो क्या होगा, उस बिहेवियर से आपको तरक्की भी मिल सकती है। आपका बॉस कह सकते हैं ये लोगों के साथ कम्युनिकेट बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो क्यों ना मैं इसको इस चीज़ के लिए हायर कर लूँ ताकि मैं अपना काम अच्छे तरीके से कर सके और मुझे थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन मिल जाए। लेकिन जो लीडर होता है वो हमेशा यही चीज़ सिखाता है कि आपने किस तरीके से अपनी ज़िंदगी में या वैसे ही डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखना है। अब ऑब्जेक्टिव्स है यहाँ पे हमारे पास कि डिसिप्लिन के जो मकासद हैं, आखिर डिसिप्लिन क्यों मेंटेन करना चाहिए। आप अपने सेल्फ कंट्रोल कर सकते हो, इससे आप अपने आप को किसी ना किसी चीज़ के लिए आप पाबंदी लगा सकते हो कि ये चीज़ मेरे लिए फ़ायदेमंद है, ये चीज़ मेरे लिए नुकसानदेह, तो मुझे किस चीज़ में रहना है, मुझे लिमिट में रहकर काम करना है, मुझे ऐसी स्ट्रेटजी बनानी है। टू अटेन वायलेशंस acceptance from the workers regarding the rules and regulations of the company so that the objectives can be attained in a manner that is beneficial to the कंपनी। अच्छा, कंपनी के जो कवायद हैं, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसके बारे में जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, मतलब आपके जो कारकुन हैं, उनसे किस तरीके से एक्सेप्टेंस, मतलब कि एक कबूलियत हासिल करना ताकि मकसद को अच्छे तरीके से हासिल किया जा सके और कंपनी को फ़ायदा हो, ठीक है, बेनिफिट हो। अब जब आप वर्कर्स को मद्देनज़र रखते हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओगे तो उनमें उनकी भी रजामंदी होगी, शामिल होगी, आपको अपना भी फ़ायदा होगा, आपकी कंपनी को भी फ़ायदा होगा, ठीक है। बेसिक यही चीज़ सिखाई जाती है और यही चीज़ हमें पता होनी चाहिए। टू अटेन एडजस्टमेंट एबिलिटी इन द वर्क फोर्स ऑफ द कंपनी सो दैट दे कैन लर्न हाउ टू वर्क इन डिफरेंट सिचुएशन एंड इंक्रीज देयर पेशेंस लेवल। कंपनी में आपकी जो भी अफरादी क़ुव्वत है उसमें किस तरह की एडजस्टमेंट में जो सलाहियत है वो पैदा करना, ताकि वो मुख्तलिफ हालात, आपके जो डिफरेंट सिचुएशंस हैं उसमें काम करने का तरीका सीख सकें और आपने अपने सब्र को किस तरीके से बढ़ाना है। समटाइम्स कुछ ना कुछ हो जाता है हमारी ऐसी कंपनीज़ में कि आपको पेशेंस रखना पड़ता है। इवन दैट आपको हर जगह पे पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि आप किसी के अंडर काम कर रहे हो। जब आप किसी के अंडर काम कर रहे हो आपको लोगों की बात भी सुननी पड़ती है और लोगों के ओपिनियंस, लोगों के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है। तो उसके लिए आपके पास बहुत ज़्यादा पेशेंस होना चाहिए, आपका पेशेंस लेवल इंक्रीज़ होना चाहिए, बड़ा होना, मतलब इतना बढ़ सके कि आपको कोई इंसान किसी भी पॉइंट पर कुछ करे तो आप उसको सही तरीके से डील कर सको, ना कि कुछ गुस्से से, ताकि वो मज़ीद काम ख़राब हो जाए। तो क्या ऑब्जेक्टिव में बताया गया, हमें डिसिप्लिन मेंटेन करना है ताकि हमारी कंपनी भी अच्छा काम करे, हमारे स्कूल में बच्चे भी अच्छे तरीके से पढ़ें और हमारे स्कूल का जो लेवल है वो भी इंक्रीज़ हो, ठीक है। टू शो रिस्पेक्ट टू द लीडरशिप एंड प्रोवाइड फुल कोऑपरेशन टू देम। अब यहाँ पे क्या बात की गई है, टू शो रिस्पेक्ट। अब क़यादत का एहतराम करना, मतलब कि लीडर्स जो है वो कोऑपरेट करे फुल और रिस्पेक्ट दिखाए, मुकम्मल ताउन करना, ताकि जो उसके साथ वर्कर है वो उससे खुश हो सकें, उसके साथ काम करना पसंद हो। अगर आपका बॉस बहुत ज़्यादा गुस्से वाला होगा तो
बहुत से लोग सिर्फ मजबूरी में काम करेंगे, क्योंकि उनको उस टाइम सिर्फ कोई सोर्स चाहिए घर चलाने के लिए, पैसे चाहिए, तो वो उस टाइम सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, वो रूल्स को भी फॉलो कर लेंगे, उनको वो इंसल्ट भी बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन क्या है, अगर आपका लीडर जो है, आपको जो लीड कर रहा है, आपका जो बिजनेसमैन है, जो आपके पूरे बिजनेस को हैंडल कर रहा है, अगर वो रिस्पेक्ट देगा, रिस्पेक्ट शो करेगा, आपके साथ ताउन करेगा, तो उसके साथ जो वर्कर हैं वो भी ताउन करेंगे, वो भी कोऑपरेट करेंगे। टू ब्रिंग अ फीलिंग्स ऑफ इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन इन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, मतलब जो कारकुन और जो इंतज़ामिया है, आपकी वर्कर्स और जो आपकी इंतज़ामिया मैनेजमेंट है, उनमें बर्दाश्त और बामी जो ताउन है, उनके अंदर जो मतलब ताउन का एहसास पैदा करना, ठीक है। ब्रिंग अ फीलिंग, आप जब 2 से 3 लोग कंपनी में काम कर रहे हों और उनकी पोस्ट भी सेम लेवल पर हो, तो उनमें कंपटीशन आ जाता है, ठीक है। अगर कंपटीशन को साइड पे रख के अगर हम उस कंपनी का सोचें, यहाँ पे एक बात मैं बताती चलूँ, आप किसी के अंडर काम कर रहे हो ना, आप कोई भी दुनिया का ज़िंदगी में या दुनिया में कोई भी काम कर रहे हो, आप उसको काम अपना काम समझ कर करो। जब आप अपना काम समझ के करोगे तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा रूल्स को फॉलो करना, कोई मुश्किल नहीं होगा अपने लिए ऐसी पाबंदियाँ आयद करना जो कि आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, उन चीज़ों से दूर होना, ठीक है, जिससे आप अपनी टीम के साथ अच्छे तरीके से काम कर सकोगे, पेशेंस रख सकोगे, आपके अंदर एहसास पैदा होगा ताउन का कि आपने किस तरीके से अपनी मैनेजमेंट के साथ, उन लोगों के साथ ताउन रखना है। तो ऑब्जेक्टिव में हमारे पास ये बात बताई गई थी। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ प्रिंसिपल्स आ जाते हैं। देयर आर सेवरल प्रिंसिपल ऑफ गुड डिसिप्लिन, ट्रीटमेंट ऑफ इक्वालिटी, रिस्पॉन्सिबल पर्सन, कंप्लीट नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन, नेचुरल जस्टिस, इमीडिएट एक्शन। अब फर्स्ट वन है हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ इक्वालिटी। अब इक्वालिटी जो है वो हमारे पास क्या है, फ्रीडम है, ठीक है। आपने किस तरीके से अपनी कंपनी के साथ काम करना है, ट्रीट करना है, ट्रीटमेंट देनी है उनको। ईच एंड एवरी वर्कर इज द कंपनी इज़ इक्वल एंड सो देयर ट्रीटमेंट शुड ऑल्सो बी इक्वल। आप कंपनी में आपके वर्कर हो, ठीक है, कंपनी में हर कारकुन बराबर है, ठीक है, इसलिए उनके साथ सलूक भी, उनके साथ जिस तरह का रवैया होगा वो भी बराबर का होना चाहिए, ताकि किसी को ये ना लगे कि ये इसको बॉस या इसको लीडर जो है वो बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करे, या अप्रिशिएट हर इंसान को किया जाता है उसकी अपनी काबिलियत पर, लेकिन ऐसा ना एहसास दिलाया जाए कि मैं इससे कम हूँ और ये मुझसे ज़्यादा है। तो कंपनी में रहते हुए, आप काम करते हुए वर्कर्स को एक बिल्कुल बराबर सलूक किया जाता है। किसी किस्म की उनके ऊपर कोई भी उनको किसी किस्म का रूल्स को या खिलाफ वर्जी नहीं करने देते, क्योंकि उनको पता होता है कि हमने किस तरीके से काम करना है। अगर उन्होंने खिलाफ वर्जी की है, करनी चाहिए है, तो उनको सज़ा दी जाती है, ठीक है, उनको पनिश किया जाता है, चाहे वो कोई भी किरदार हो उसका कंपनी में, या कोई भी जेंडर हो उसका, या कुछ भी उस कंपनी में उसका मकाम हो, उसको पनिशमेंट मिलेगी उस सेंस में कि अगर उसने उस रूल्स को फॉलो नहीं किया, ओबे नहीं किया, ठीक है, रूल्स को डिसओबे कर दिया उसने। रिस्पॉन्सिबल पर्सन, अब रिस्पॉन्सिबल पर्सन वही होगा ना जो चीज़ों की जिम्मेदारियों को समझेगा, और जब हम चीज़ों की जिम्मेदारियों को, अपनी जिम्मेदारियों को समझते हैं, तो हम एक कंपनी को बेहतर तरीके से जान सकते हैं और बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। द रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द डिसिप्लिनरी एक्शंस टेक एट द टाइम ऑफ disobedience by an employee should be given in the hand of the responsible person who is authorized to give orders to the subordinates। अब यहाँ पे बात की जा रही है किसी मुलाजिम की जो नाफरमानी के वक्त जो भी उसकी उस टाइम एक्शन जो किया जाता है, डिसओबीडियंस जो है वो किया जा रहा है, उसको किसी भी ज़िम्मेदारी की वजह से उसकी क्या की जा रही है, उसको डिग्रेड किया जा रहा है, उसको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा है, ठीक है, तो वो अपने काम को अच्छे तरीके से सरअंजाम नहीं दे सकता। रिस्पॉन्सिबल पर्सन वही होता है जो रूल्स को फॉलो करे, अपने वर्कर्स, अपने एम्प्लॉयज़ के साथ अच्छे तरीके से काम करे, उनकी ज़िम्मेदारियों के साथ, मतलब उनको ऐसे अहकामात भी दिए जाएं जो कि वो फॉलो करते हैं,
जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो, जो कि उनके आगे जाकर या जो उस टाइम उनको चीज़ चाहिए वो मिल सके, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल पर्सन वही होता है जो चीज़ों को समझ सके, डिसिप्लिन मेंटेन कर सके, एक्शन ले सके, फ़ौरन चीज़ पर कोई अगर गलत चीज़ हो रही है उस पर फ़ौरन एक्शन ले सके। और एक अथॉरिटी होती है, मैनेजमेंट है, उसके पास एक अथॉरिटी है कि उसने मैनेज करना है पूरी टीम को, ठीक है। उसने मैनेज करना है फाइनेंशियली तौर पर, उसने मैनेज करना है पूरे वर्कर्स को कि उन्होंने क्या काम किस तरीके से काम करना है, ठीक है। तो वो उन पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो उसमें मैनेजमेंट का जो लीडर होगा वो रिस्पॉन्सिबल पर्सन होगा, तो ही मैनेजर बना है ना, तो ही उस पर काम का बर्डन ज़्यादा है। और फिर वो लोगों में अपने साथ लोगों में डिवाइड कर लेते हैं ताकि वो एक टीम वर्क कर सके और उसका ताउन भी कोऑपरेट भी हो जाए और उसका डिसिप्लिन भी मेंटेन रहे। आगे कंप्लीट नॉलेज ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। आप एम्प्लॉय हो, आपको कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन, आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। अगर तो आपको नहीं पता, आप फिर भी उस चीज़ के अगेंस्ट जा रहे हो, आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो और जो कंपनी में नहीं है, आपको रूल्स में है ही नहीं है, ठीक है, तो क्या है आपको उसकी पनिशमेंट मिलेगी, आपको उसके लिए सज़ा दी जाएगी, आपको कहा जाएगा कि आपने ये चीज़ बहुत गलत की है, जबकि ये हमारी कंपनी में ये था ही नहीं, ये काम करना, ये रूल्स थे ही नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन थे ही नहीं, आपने इसे ब्रेक करके दूसरा काम किया जिससे हमारी कंपनी बहुत ज़्यादा लॉस में जा रही है और इसकी आपको पनिशमेंट मिलेगी। इस तरीके से जो काम किया जाता है ना, तो बेसिक चीज़ क्या बताई जा रही है कि हमें कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए कि कंपनी के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, ठीक है, स्कूल के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, यूनिवर्सिटीज़ के क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, डिपार्टमेंट में जो उसके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। अब नेचुरल जस्टिस है, द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस नीड्स टू बी अडॉप्टेड एंड टू डू सो कॉजेज ऑफ इनडिसिप्लिन आर एग्जामिन्ड विदाउट एनी बायस। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि तरक्की, कुदरती इंसाफ, ठीक है, आप के अंदर ये चीज़ होगी असूलों को अपनाने की, ठीक है, आपको जस्टिस, आपको इंसाफ करने की आदत होगी। आप अगर कोई गलत चीज़ देखोगे तो आपके अंदर से खुद ही वो चीज़ आएगी कि ये चीज़ गलत हो रही है, ये मेरे रूल्स के अगेंस्ट है, ये प्रिंसिपल नहीं है इस चीज़ का। तो क्या होगा, आप उसका क्या करोगे, एग्ज़ामिन करोगे, उसका जायज़ा लोगे और उस पर काम करोगे, उसको फ़ैसला सुनाने की कोशिश करोगे और फ़ौरन फ़ैसला दोगे, अपना डिसीजन फ़ौरन दोगे। क्योंकि अगर लेट डिसीजन देते हैं ना हम, तो फिर वो काम जो होता है, कहानी का रुख जो होता है ना, वो ख़राब हो जाता है। लेकिन अगर आपने पूरी कहानी देखनी है, उसका रुख बयान करना चाहिए ना, तो उसके बाद फ़ैसला के पहले पूरी की पूरी स्टोरी सुने कि आखिरकार क्या मामला था, किस लिए ये काम हुआ, किस तरीके से काम हुआ, या उसने क्यों ये रूल को ब्रेक किया जबकि ये हमारे रूल्स में नहीं था। तो फिर पूरी एक स्टोरी जो आपके सामने आती है उसको देखते, उसको मद्देनज़र रखते हुए फ़ैसला करना चाहिए ताकि अगले बंदे का भी नुकसान ना हो, आपकी अपनी कंपनी का भी नुकसान ना हो। आगे इमीडिएट एक्शन है, फॉर एनी इनडिसिप्लिन बाय अ वर्कर प्रमोट डिसिप्लिनरी एक्शन शुड बी टेकन बिकॉज व्हेन द डिसीजन आर डिलेड। अब किसी कारकुन की तरफ से किसी भी जो आपकी डिसिप्लिनरी है, एक्शन है, ठीक है, की सूरत में आपकी कार्रवाई की जाती है। आपने कोई काम कर लिया, आपने कुछ रूल्स के अगेंस्ट कर लिया और आपने डिसीजन ले लिया कि मैंने ये करना है, तो क्या है कि आप पे फ़ौरन एक्शन लिया जाता है, आप पे पूरा काम किया जाता है, देखा जाता है कि ये पर्सन किस तरीके से कैसे इस चीज़ को कर रहा है, इस चीज़ से हमारी कंपनी को क्या नुकसान हो रहा है। अगर हम फैसला डिले करते जाएंगे, डिसीजन ताख़ीर करते जाएंगे, ठीक है, डिले होता है ना ताख़ीर, तो अगर हम ये करते जाएंगे तो रुकावट जो है हमारी, जो भी उस चीज़ से रेलिवेंट है, उसका असर हासिल नहीं होगा, हमें पता ही नहीं चलेगा आखिर रुकावट कहाँ पर है, किस जगह पर है, किस पॉइंट पर है। तो क्या है कि हमें उस चीज़ को जानने के लिए फ़ौरन एक्शन करना चाहिए, देखना चाहिए, पूरी स्टोरी को मद्देनज़र रखते हुए उस चीज़ पर एक्शन करना चाहिए और इंसाफ के साथ काम करना चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।